जय हिंद। मैं राहुल कुमार एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं सागर जीएस सेंटर विक्रमगंज में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं अबाउट रशियन रेवोल्यूशन 1917, यानी कि रूस की क्रांति 1917। सीधे सीधे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, तो जानते हैं। बट क्या रीजन था, कैसे हुआ, रूस की क्रांति क्यों हुआ, उसके बैकग्राउंड को देखेंगे। रूस में कौन कौन से कम्युनिटी थी, कैसे कौन कम्युनिटी लड़ी, कौन पार्टी कब गठित हुई, रूस ने शीत युद्ध कैसे किया, वो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रूस अपने आप को कैसे शक्तिशाली बनाया, यहाँ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली में शुमार हो गया। अमेरिका और रूस के बीच कैसे आपका कोल्ड वॉर चला, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो रशियन रेवोल्यूशन जो कि 9th क्लास का अच्छा खासा चैप्टर भी है, 9th क्लास हिस्ट्री में पढ़ना भी है। इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि जितने भी बीपीएससी, यूपीएससी, दरोगा लेवल के जो क्वेश्चन होता है ना, वो रशियन रेवोल्यूशन से डीपली यदि क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के आज हम प्रयास करेंगे, जो कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगा, और जो खासकर कॉम्पिटेटिव वाले हैं उनके लिए तो डिस्कशन बन ही रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज के डेट में जो एग्जाम हो रहा है उसका सब ट्रेंड बदलते जा रहा है, इनकी लूसेंट की बस की बात नहीं रही। जैसे इतनी बार दरोगा का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी एनसीईआरटी का मेन टर्म्स है 9, 10, 11, 12 का, वो सब पर अच्छे से अपने प्रकाश डालें और आपको समझाने की कोशिश करें, ताकि आपको अच्छे ढंग से याद भी हो जाए और उसके बारे में समझ भी जाए। एनसीईआरटी यदि क्लियर हो जाएगा तो इंडिया की कोई भी बुक कंपटीशन का आप अच्छे ढंग से पढ़ पाएंगे और याद कर पाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट रशियन रेवोल्यूशन 1977। इसके बैकग्राउंड में कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद हम कह रहे हैं कि रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 2 स्टेज में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रसिया में बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई थी वहाँ के वर्करों को, किसानों का। पहली बार 1905 में रशिया जो है एक छोटा सा देश जापान से हार गया, और एक बड़ा देश, सपोज करो कि मान के चलो यदि हम इंडिया बांग्लादेश से या तो नेपाल जैसे छोटा, भूटान जैसे छोटा देश से हार जाएगा, तो हमारे यहाँ के लोग जो है वो भारत सरकार की क्या क्रिटिसाइज करेंगे ना। उसी टाइम यानी कि अमेरिका, माना जाता है कि जो रसिया की जो एरिया है वो 1.7, क्योंकि रसिया का जब एरिया देखेंगे तो 1.71 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। जरा सोचिए कि इसकी एरिया 1,71,00,000 किलोमीटर स्क्वायर, दुनिया का सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। ठीक है, भारत का एरिया कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ओके, 32 लाख है। जापान का एरिया कितना है? तो वो 10 लाख से भी कम है ना, 4 लाख 5 लाख के करीब है। आई थिंक उसको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि एक छोटा सा एक मटर का दाना ने एक फुटबॉल को हरा दिया। तो सोचिए कि दुनिया में एक ऐसा भयंकर विचारधारा का उदय हुआ, एक भयंकर रेवोल्यूशन होने ही वाला है, और यही हुआ आगे जाकर विस्फोट हुआ रशियन रेवोल्यूशन में। तो रशियन रेवोल्यूशन 2 फेज में हुआ, ठीक ना। रशियन रेवोल्यूशन होने की जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले वहाँ के जो जार होते, जिस तरह से हमारे यहाँ पर सम्राट होते थे, राजा होते थे, है ना, कुछ देशों में उसको हम सुल्तान बोलते हैं। तो जो वहाँ रसिया के राजा को जार बोलते थे। ओके, रसिया के राजा को जार बोलते थे, ठीक है, जार निकोलस सेकंड। जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, बीपीएससी का क्वेश्चन है कि रशियन रेवोल्यूशन के समय रूस के राजा कौन था? जार निकोलस सेकंड। ओके, तो जार यानी कि राजा, तो जार कहा जाता था। और देखिए, जो कि वहाँ के जार ने एक तरह से निरंकुश शासन अपनाया, लोगों को बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। निरंकुश यानी कि जो अपनी बात सुने, लोगों को बारे में उतना वेलफेयर का काम ना करे, केवल अपने राजशाही चलाए, भले दुनिया और जनता भाड़ में जाए, उसको निरंकुश राजा। पहली बात की 1861 में कृषि दास्ता को उन्मूलन किया गया। रूस में 1861 में कृषि दास्ता होता है ना, जिसको मतलब फार्मर स्लेवरी, है ना, उसको खत्म कर दिया गया। दास्ता यानी कि जो गुलामी में करते थे ना, किसी के घर जाएंगे, जैसे होते हैं ना, आज भी हमारे यहाँ पर बंधुआ मजदूरी इसको बोलते हैं। कृषि में जाएंगे, वो सुबह से शाम तक, रात 10 जब मन तक उतना काम करेगा, उसको फिक्स सैलरी दिया जाएगा, 9 के बराबर। तो 1861 में जार ने इसको तो खत्म कर दिया है। जो रूस के संसद इसको ड्यूमा के नाम से जानते थे, आज भी
उसके बाद जो अगला प्रयोग है कि 1898 में इस तरह से कृषि की दस्ता को साफ उन्मूलन करने के बाद भी वहाँ के किसानों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहाँ किसान और गरीबी से जो है ना वो और जुड़ते चले गए, क्योंकि जो जार है वो वहाँ के किसानों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा था, केवल दस्ता को खत्म कर दिया था और रियलिटी में दस्ता खत्म नहीं हुआ था। हुआ कहा कि सभी किसान और मजदूर ने मिलकर 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना करते हैं, है ना। यानी कि ये हाईलाइट क्वेश्चन है कि रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1898 में। ओके, यही इसने क्या किया, इसने डिमांड किया राजा से, जार से, कि हमारे मजदूरों का जो है ना काम की जो घंटे हैं फिक्स किया जाए 8 घंटे। 8 यानी कि रशिया में सबसे पहले मजदूरों को 8 घंटे की जो रिक्वायरमेंट डिमांड की गई और ये राजा जार ने माना भी। तो दुनिया का पहला देश है जिन्होंने वर्क जो फोर्स है आवर डेली का वो 8 घंटे का करवाया। आज इंडिया में भी इसको फॉलो किया जाता है, भले कंपनियां करें या चाहे ना करें, कंपनी भी करती है लेकिन लोग और पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। किसानों का शोषण के विरोध किया, कहा कि बहुत सारे जो जमींदार लोग हैं वो किसानों को शोषण कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए कि किसान के शोषण बंद किया जाए और प्लस में जमींदार से कृषि को लेकर और गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले और किसानों को एक कलेक्टिव जो कृषि होती है ना, कलेक्टिव फार्मिंग, यानी कि मान के चलो 10 बीघे जमीन में 10 लोगों को दे दिए गए, तुम यहाँ पर उपजाओ और जो इसमें से सरप्लस होगा सरकार को दे देना और तुमको हम देंगे अपने से, उसको कलेक्टिव फार्मिंग के नाम से। तो 8 घंटे किसानों का शोषण के विरोध किया। उसी के बीच धीरे धीरे जार अपना शासन चलता रहा, वहाँ के लोगों में जार के खिलाफ गुस्सा बढ़ते रहा। सबसे बड़ी गुस्सा कब बढ़ गया? जब 1905 में रूस को जापान ने हरा दिया। रूस जापान युद्ध 1905 में होता, यानी कि एक छोटा सा देश, एक मटर के दाना के बराबर देश, एक फुटबॉल जैसे बड़ी देश को हरा देता है। तो जब वहाँ के लोगों में क्या सोचो, उस टाइम जो जार की सैनिक थी बहुत ही अच्छा खासा वर्ल्ड लेवल पे सैनिक मानी जाती थी, और एक जापानी सैनिक, जापानी नेवी ने जब रूस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया तो वहाँ के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। सड़कों पर उतर गए सब, कृषि से लेकर कृषक से लेकर फार्मर से लेकर लेबर से लेकर सब पार्टी के लोग भी। हुआ क्या 1930 में जो आज हम कहते हैं बोल्शेविक ने कमांड दिया और उसके बाद सोशलिज्म का यानी कि सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करने का प्रयास किया गया। उसमें क्या हुआ कि उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और तब आपका स्टार्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें आपका पार्टिसिपेशन था किसका? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर, जानते थे हम लोग। तो एलाइड पावर में रूस था, यानी कि यूएसए के साथ रूस भी था, है ना, रसिया भी था। कहाँ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर में, एलाइड पावर में यूएसए और ब्रिटेन के साथ रसिया भी था। शुरुआती दौर में जापानी सैनिक ने रसिया को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। सॉरी, जर्मन सैनिक ने, जापान भी इसमें था शुरुआती दौर में, इसमें आपका जापान भी था। जापान सेकेंड वर्ल्ड वार में अलग होता है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जापान, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन ये सब आपका एलाइड पावर में थे, जिसको बोलते हैं मित्र गुट, है ना, मित्र गुट में थे। हुआ क्या कि रसिया शुरुआती दौर में जर्मन सैनिक ने इतना तबाही मचाया कि रसिया के बहुत सारे फसल बर्बाद हो गए। वहाँ के किसान का जो क्रॉप्स है वो फेल हो गए, किसान सड़कों पर आ गए। वहाँ लगभग 1.75 करोड़ आर्मी, जो कि रसिया का उस टाइम 1.75 करोड़ आर्मी जार के पास था, उनको उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जितना भी स्टॉक था फूड्स का वो भी खत्म हो गए। किसान एकदम बेचैन हो गए। रोटी इतनी महंगा हो गई कि लोग लाइनों में लगाना पड़े। और रोटी एक तरह से कहा जाता है कि रोटी के लिए भी रेगुलेशन होता है। कहा गया कि जार अपने सैनिकों के लिए, यानी कि लोगों को पहले जो जितने भी स्टॉक है ना, जैसे हमारे पीडीएस होता है ना, एफसीआई करता है, उस तरह से वहाँ स्टॉक वो अपने आर्मी को देता। कोई कभी क्या होता है कि 2-2 दिन 3-3 दिन आर्मी भूखे लड़ती थी। वैसे स्थिति में आर्मी कैसे लड़ पाएगी? आर्मी ने भी क्या हुआ कि इस विद्रोही के साथ, यानी कि जिसको रेवोल्यूशनरी के साथ मिलकर राजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अंततः 12 मार्च, है ना, 12 मार्च 1900
1917 को भयंकर विद्रोह हुआ रूस के जार के, यानी कि रूस के राजा के खिलाफ, और उनको अंततः ओवरथ्रो ऑफ द जार निकोलस सेकंड, और जार निकोलस सेकंड को अपना गद्दी त्यागना पड़ा। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में 1914 से 1918 तक बता। 28 जुलाई को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जार निकोलस सेकंड ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसके कारण इसकी लगभग लाखों सैनिक मारे गए और इसको बिलियन डॉलर का, बिलियन रूबल का बहुत सारा इसका घाटा चला गया, जिसके कारण वहाँ की करेंसी गिर गई, वहाँ भूखमरी की स्थिति आ गई और वहाँ इतना समस्या हो गया कि लोग खाना के लिए फिमाइन हो गई, लोग खाने के लिए लड़ने लगे अपने आप में। तब जाकर जार निकोलस सेकंड के खिलाफ वहाँ विद्रोह होता है, और वो विद्रोह कौन करते हैं? बोल्शेविक और मेंशेविक ने मिलकर, है ना। पहले एक ही पार्टी के थे, बाद में बोल्शेविक और मेंशेविक दोनों अलग हो गए। तो हुआ था कि 22 मार्च, इसको बोलते हैं फरवरी ऑफ रिवोल्यूशन या मार्च रिवोल्यूशन, यानी कि फरवरी की क्रांति या मार्च की क्रांति। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ओवरथ्रो किया गया था जार निकोलस सेकंड को, वो डेट था 12 मार्च 1917। 12 मार्च 1917 को जार को हटा दिया गया, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हमारे जैसे शक संबंध यूज होता है, विक्रम संबंध यूज होता है। हम जो आज के डेट में मान के चलते हैं, आज हमारा कितना है तो 17 जनवरी 2022 है। तो 17 जनवरी 2022 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है ना। यानी कि बैसाख पौष ऐसे चल रहा होगा हम लोग के हिंदी कैलेंडर के अनुसार, पौष या मार्च, है ना। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 मार्च था, लेकिन रूसी कैलेंडर में वो 27 फरवरी था। रूसी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 13 दिन क्या चलता है? पीछे चलता है, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर रूसी कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। ओके, तो इसीलिए अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानते हैं तो रशिया में क्रांति हुआ था मार्च में, 12 मार्च को, लेकिन जब रशियन कैलेंडर को मानते हैं तो 27 फरवरी को। इसीलिए फरवरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं रशिया की दृष्टि से, और वर्ल्ड लेवल की दृष्टि से इसको मार्च के आंदोलन बोलते हैं। मार्च आंदोलन में क्या हुआ? राजा की गद्दी को उखाड़ फेंका गया और राजा गद्दी त्याग दिया, और वहां बन गया किसकी सरकार? तो बन गई मेंशेविक की सरकार। मेंशेविक और बोल्शेविक, दो, मेंशेविक और बोल्शेविक। जब 12 मार्च 1917 को राजा गद्दी त्यागा, तो उस वक्त मेंशेविक जो कि अल्पमत में थे, है ना, और बोल्शेविक जिसको बहुमत होते, इनकी संख्या बहुत कम थी। मेंशेविक की और इनकी संख्या ज्यादा थी। इनमें ज्यादा अमीर लोग थे और इसमें ज्यादा गरीब और किसान थे, है ना। मेंशेविक के जो लीडर था वो प्रिंस लव था, जबकि प्रिंस लव की इस जुलाई 1917 में मृत्यु हो जाती है, तो अलेक्जेंडर केरेंस्की यहाँ की राजा बनता है। कहाँ की? तो वो रशिया का। रशिया अभी सोशलिस्ट पार्टी नहीं बनी है रशिया में, सोशलिज्म का यहाँ पर उदय हो चुका था। रशिया में दुनिया में पहली बार सोशलिज्म का उदय है, सोशलिस्ट का, कम्युनिज्म का, और रशिया में हुआ है। तो जो मेंशेविक है, प्रिंस लव की, जो कि हमारे मेंशेविक का फाउंडर है, इनके मृत्यु के बाद हो गया था अलेक्जेंडर केरेंस्की। अब अलेक्जेंडर केरेंस्की जैसे ही आता है सरकार में, तो वो किसानों के भी उतना बात नहीं सुनता है और अमीरों के लिए काम करने लगता है ना, और वो जो जमींदारों के लिए काम करने लगता है। इसी के बीच में 1917 में सिविल वार भड़क जाता है। ठीक, बोल्शेविक ने कहा, जिसकी बोल्शेविक की जो स्थापना लेनिन ने किया था, व्लादिमीर लेनिन, जिसकी जन्म जो है ना 21 जून 1870 में हुआ था, 22 अप्रैल 1870 को, और इसकी मृत्यु जो है 21 जून 1924 को होता है। लेनिन ने कहा कि तो गजब कर दिया भाई, हम लोग की पार्टी क्या है, वो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, गरीबों के लिए काम नहीं कर रहा है, किसानों के लिए काम नहीं कर रहा था, इसके खिलाफ तो फिर विद्रोह करना पड़ेगा, किसान आंदोलन जैसा। तो विद्रोह कर दिया, है ना। और विद्रोह करते ही ज्यादा दिन तक नहीं चला, केवल 7-8 महीने सरकार चली मेंशेविक की, और फिर अक्टूबर-नवंबर में बहुत बड़ा भयंकर रिवॉल्यूशन हुआ, और 25 अक्टूबर के दिन केरेंस्की को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे मतलब उनकी गद्दी छोड़ के ये भी भाग गया, केरेंस्की गिरफ्तार हुआ, दूसरी जगह ये भाग गया था पोलैंड के एरिया में, और वहां पर एस्टेब्लिश हुआ। तो 25 अक्टूबर 1917 को रिवॉल्यूशन, जो कि बहुत अपने मायने रखता है, और 25 अक्टूबर को ओवरथ्रो कर दिया गया किसको? अलेक्जेंडर केरेंस्की को। क्या हुआ? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड
फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट बाय बोल्शेविक अंडर लेनिन, यानी कि 1917 में लेनिन के द्वारा, व्लादिमीर लेनिन के द्वारा दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनाई रसिया में। याद रखना, दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार कब बना? 1917 में। कहाँ? रसिया में। किसने बनाया? तो व्लादिमीर लेनिन ने। बोल्शेविक कौन थे? बहुमत वाले थे, मेजोरिटी, है ना। मेंशेविक कौन थे? माइनॉरिटी, अल्पमत। तो दो तरह के, यानी कि कम्युनिज्म जाकर, सोशलिज्म जाकर दो भागों में बट गया था, मेंशेविक, बोल्शेविक। मेंशेविक पहले आए फरवरी रेवोल्यूशन में, और बोल्शेविक बाद में आए नवंबर या अक्टूबर रेवोल्यूशन में। क्लियर है? अब यहाँ पर लेनिन आ जाता है, लेनिन राजा बन जाता है रसिया का। तो जो भी मेंशेविक है उसकी जनसंख्या तो कम नहीं होगी, वो मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच में वार युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जो भी सोशलिज्म, कम्युनिज्म, जो भी कम्युनिस्ट की अगेंस्ट करता था ना, उसको लेनिन सीधे एक्सक्यूट करवा देता था, या तो उसको जेल में डलवा देता, या उसको देश में करवा देता था। तो जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति कम्युनिज्म की सपोर्ट नहीं करता था, उसको बड़ी ही दयनीय स्थिति से मार देता था। कौन? लेनिन। इसीलिए लेनिन की जो थोड़ा सा विचारधारा है ना, वो क्रांतिकारी विचारधारा और मारने और उतारने, यानी कि खूनी विचारधारा से कुछ संबंधित है ना। तो अब सिविल वार 1917, रशिया में सिविल वार कब चला? 1917 से 1920। रशिया में सिविल वार चला 1917 से 1920। लेनिन साहब आ गए, लेनिन ने सरकार बनाई। इसकी सरकार बनते ही मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। बहुत हद तक वहाँ की जो अब रशिया ने क्या किया था कि आपका जैसे ही मेंशेविक की सरकार बना, अलेक्जेंडर केरेस्की कहते कहा कि हम सरकार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। धीरे धीरे कर उनके पूरा पार्टिसिपेशन हटा लिया। उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, जापान चाहता था कि फिर दोबारा रसिया जो है वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेशन करे, क्योंकि रसिया की जो भू एरिया देखेंगे बहुत ही बड़ा है, और वहाँ से किसी भी देश को मन है ना अटैक कहीं से भी कर सकता है। और चाइना, जापान, इधर मान के चलो तो जापान, इधर आपका पोलैंड, है ना, जर्मनी, फ्रांस, इस सबको आराम से कवर कर लेता था, नहीं जुटा। अब ये अपने सिविल वार में, मान के चलो मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे घर में लड़ाई है, हम दूसरे गांव में किसी जाके लड़ने के लिए अपने घर, पहले घर को शांत करेंगे। वही स्थिति हो गई थी रसिया को। और मेनली जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जर्मनी के एरिया को, उसमें रसिया को नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि रसिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही ऑलरेडी हट चुका था, है ना। सिविल वार 1917 से 1920। उसके बाद लेनिन ने सरकार बनाई। जितने भी इसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करने वाले थे उसको बहुत ही दयनीय स्थिति से मारा, कुचला, रिप्रेस किया, इनकी दमन किया, और अंततः बहुत सारे बड़े जगहों को मिलाकर उन्होंने यूएसएसआर का गठन किया। यूएसएसआर 1923 में गठन किया, जिनका होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ रसिया जोड़ दिया जाता है। यानी कि यूएसएसआर अस्तित्व में कब आया? 1923। कब तक चला? तो ये चला 1991 तक, है ना। 1991 में यूएसएसआर डिक्लाइन हो जाता है और ये जाकर 15 देशों में बट जाता है ना, जिसमें यूक्रेन, पोलैंड, ऐसे ऐसे देश हो सकते हैं। यूएसएसआर 1923 में किसने, किसके अंडर में? तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन के अंडर में बना, है ना। अब यूएसएसआर के कुल 15 देश थे। यूएसएसआर आगे आने वाले भविष्य में बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश बन जाता है रसिया यूएसएसआर के सहयोग से, सोवियत। और जब वर्ल्ड डिप्रेशन आया था 1928 में, 28 से 33 से माना जाता है, वर्ल्ड डिप्रेशन, वर्ल्ड डिप्रेशन जिसको बोलते हैं वैश्विक मंदी, जिसको बोलते हैं वैश्विक मंदी, उसमें दुनिया के सभी देश बर्बाद हो गए थे। केवल रसिया, यूएसएसआर की जिसका इकोनॉमिक जीडीपी जो है ना वो ग्रो किया था, बाकी किसी का भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ की अब क्या क्या लेनिन सरकार ऐसे है ना, तो वहाँ के जितने भी
जमींदार थे वो सबका जमीन छीन लिया गया, सरकार अपने हाथ में ले ली और कहा कि A to Z जमीन जितने भी फर्टिलिटी एरिया हो चाहे नॉन फर्टिलिटी एरिया सबके मालिक सरकार होगी और सरकार कहेगी कि कौन कौन इसमें खेती करेगा, ठीक ना। अब जिसके कारण अगर सरकार सबके मालिक होगी तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति को जल चले जाने से उस सरकार नहीं चली जाएगी। तो यही मेन कारण होता है कि लेनिन, ठीक ना, लेनिन जब आता है सरकार इसलिए बनाता है तो टोटल 100% जो लैंड था उसको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि सब टोटल संपत्ति और टोटल खेत का मालिक सरकार होगी। यानी कि अब हुआ क्या, जैसे एग्जांपल के रूप में जैसे मान के चलिए खेत है ना, और ये 10 हेक्टेयर में खेत है ना। अब ये क्योंकि सब खेत का मालिक सरकार होगी, 10 हेक्टेयर के लिए 10 लोगों का अपॉइंट किया, 10 पीपल का अपॉइंट किया, कौन, तो रशियन गवर्नमेंट कहा कि आप 10 हेक्टेयर में खेती कीजिए, गेहूं की खेती कीजिए, धान की कुछ भी, और इसमें से मान के चलते हैं कि 200 क्विंटल गेहूं हुआ, तो 10 लोगों को कितने गेहूं की जरूरत है खाने के लिए, तो मान लेते हैं 10-10 यानी कि होते हैं 10-10 यानी 10-10 बोरा क्विंटल चाहिए, तो 100 क्विंटल, उसके बाद 100 क्विंटल, 200 क्विंटल में से 100 क्विंटल दे दिया गया ये 10 लोगों को, और जो 100 क्विंटल बच गया वो सरकार अपने स्टॉक में ले ली, इसी को बोलते हैं सरप्लस, और सरकार इस सरप्लस को विदेशों में बेची, अपने लोगों को पूरे रोजगार खाना दिया, अपने लोगों को जो भूखमरी से मर रहा था वो सबको खाना दिया, जो पहले जमींदार अपने माल गोदाम में रखे थे, पहले लोग मर रहे उनको नहीं देते थे, अब उसको स्थिति नहीं आई, जिसके कारण बहुत ही अधिक कम समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया लेनिन, और लेनिन को उस वक्त किसानों, गरीबों और मजदूरों को मसीहा के नाम से जाने जाने लगा, और लेनिन अपने देश में बहुत ही बड़ा पकड़ रख लिया, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अपने आप अपने पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हाथों में रख लिया। क्यों? क्योंकि लगभग गरीबों को भरपेट भोजन देने लगा, रोटी कपड़ा मकान जो भी है रिक्वायरमेंट हो, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने लगा, जो पूरे संपत्ति यानी कि रसिया एक सुई का प्रोडक्शन से लेकर जहाज की प्रोडक्शन तक रसिया गवर्नमेंट करने लगे, है ना। और वहाँ कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं, आज भी वहाँ प्राइवेटाइजेशन नहीं, वहाँ पर सोशलिज्म है, कुछ कुछ एरिया में प्राइवेट लोगों को दिया गया लेकिन वो भी सरकार के अंतर्गत काम करेगा, है ना। तो आज भी वहाँ पर कलेक्टिव फार्मिंग होती है। कलेक्टिव फार्मिंग कैसे, 10 लोग मिलकर सरकार की जमीन पर काम करेंगे और वहाँ से कुछ ले, जो काम करने के बाद जितने भी उनको मिलेगा, मतलब 100 क्विंटल या 20 क्विंटल उनके जितने भी जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, 10 लोगों को दिया जाएगा बारी बारी से, जो बच जाएगा वो सरकार अपने पास रख लेगी, क्योंकि विपत्ति के समय, फिमाइन के समय लोगों को मुहैया करा सके क्या, तो खाना। ओके, लेनिन ने बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत खतरनाक आदमी बन गए, जो कम्युनिस्ट की शिकायत करते थे उनको सीधे मरवा देता था। तो दोनों में से अच्छी आई और बुराई दोनों था। लेनिन 1924 में मर गया, डेड कर गया, 21 जून 1924 की लेनिन की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो उसके बाद इसका जो सैनिक शासक था, माने जो सैन्य कमांडर था स्टॉलिन आता है लेनिन की जगह, ठीक ना। जबकि लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870, लेनिन का जो जन्म हुआ 22 अप्रैल 1870 और लेनिन की मृत्यु 21 जून 1924। लेनिन की मृत्यु के बाद आया स्टॉलिन, और स्टॉलिन कब तक रहा, तो 1951 यानी कि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार तक। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय रसिया का राजा कौन था, जार कौन था, स्टॉलिन, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, है ना। तो वो एक तरह से मान के चलो राष्ट्रपति था स्टॉलिन है। तो इस तरह से हम देखिए कि रशियन रेवोल्यूशन का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा, तो रशियन रेवोल्यूशन की वैश्विक प्रभाव ये पड़ा कि दुनिया ने देखा कि रसिया में जब क्रांति हो सकती है, वहाँ के जार को उखाड़ कर फेंका जा सकता है, वहाँ पे कम्युनिज्म की जब शुरुआत हो सकती है, तो हमारे देश में क्यों नहीं। इसी को देखते हुए हमारे भारत में एमिन रॉय जो कि रशियन रेवोल्यूशन से एक होता है कम्यूनिटर, यानी इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑफ इंटरनेशनल के सदस्य थे, कम्यूनिटर था। एमिन रॉय ने भारत में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया 1925 में। 1923 में आज विशेष साल बना, ये आइडियोलॉजी किससे था, कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट से।
और इसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर एमिल रॉय ने सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनाई। यही सीपीआई को बाद में सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल 3 भागों में बढ़ जाती है। इसका वैश्विक प्रभाव यह रहा कि पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार का बढ़ावा मिला और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फैला और पूरी दुनिया में समाजवाद का विस्तार हुआ और पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दुनिया में लगभग सभी देशों में समाजवादी पार्टी, जो समाजवाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित ऐसी पार्टी का गठन होने लगा और अंदर दुनिया के लगभग 100 से ज़्यादा देशों में कम्युनिस्ट पार्टी है। कुछ कुछ देशों में कम्युनिस्ट की सरकार भी है, रसिया, चाइना, है ना। इंडिया में भी कुछ समय कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट की सरकार थी, केरला है कम्युनिस्ट की सरकार है ना। तो कुछ कुछ ऐसे स्टेट में आपको कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से एक बार फिर रिव्यू करते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन 1917 में होता है। रशियन रेवोल्यूशन 2 फेज में होता है, फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन। फरवरी रेवोल्यूशन में क्या हुआ तो जार निकोलस सेकंड को उखाड़ फेंका गया, मिन्सेविक की सरकार बनी। मिन्सेविक के नेता कौन था? प्रिंस किर्लॉफ था। जब प्रिंस किर्लॉफ की मृत्यु हो जाती है कौन तो केरेंस्की बनता है, अलेक्जेंडर केरेंस्की। फिर इसको भी फिर अक्टूबर नवंबर रेवोल्यूशन में उखाड़ फेंका गया बोल्शेविक के द्वारा। बोल्शेविक के लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन का जन्म कब हुआ था? 1870। व्लादिमीर लेनिन की मृत्यु कब होती है तो 1924। ओके, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर सिविल वार 1917 से 1920 रशिया में होता है। सिविल वार को कंट्रोल कर लेता है लेनिन 1923 में यूएसएसआर का गठन करता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ रशिया, है ना। लेनिन की मृत्यु 1861 में रूस में कृषि दशा को खत्म किया गया है। यह अच्छा क्वेश्चन है। फिर 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की गई, जिसके तहत 8 घंटे फिक्स किया गया, 8 घंटे का डिमांड किया गया, सरकार 8 घंटा मांगा, मजदूरों और किसानों को शोषण को रोक लगाया गया, है ना। 1905 में रूस और जापान युद्ध हुआ, जिसमें जापान विजय हुआ और रूस हार गया। और वैश्विक प्रभाव देखें कि वैश्विक में समाजवाद का बहुत अच्छा विस्तार हुआ। आई होप आप लोगों को रशियन रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए। इतना समझने के बाद रशियन रेवोल्यूशन लगभग कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं तो अगले दिन हम अमेरिकी रेवोल्यूशन पे एक वीडियो बनाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आपकी मदद से हम अपने और भी आप लोगों को सहयोग कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।